वेलकम टू रिवीजन स्टडी। आप लोग कैसे हैं? और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो साइंस के बहुत इम्पोर्टेंट और जो एकदम लाजवाब क्वेश्चन होते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, आप लोग अपने मन में सोच लिया कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी इन सब ऑप्शनों को पढ़कर आप बता सकते हैं। उत्पादक, उत्प्रेरक, अभिकारक और मिश्रण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक देखिए, रासायनिक मान लीजिए कि एक और बी इस तरह से, ए और बी इस तरह से अभिक्रिया करके जब भी हम ए बी बनाता है इस तरह से, तो हम लोग इस वाले को और इसको दोनों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और एक क्या होता है? उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? इसको बताना है कि संतुलित रासायनिक अभिकरण किस नियम पर आधारित है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या अवोगाद्रो नियम। इन सब नियमों में से एक ऑप्शन सही है जो आप लोग को बताना है। तो इसका ए वाला होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है ए और बी के रूप में, इस तरीके से ए और बी के रूप में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जब ए बी और इस तरह से मतलब उत्पाद निकलता है, तो इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान, दोनों ओर का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है कि बराबर होता है। यही पूछ रहा है कि मतलब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जब संतुलन में होगी तो दोनों ओर का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना बुझा चूना CaO और जल की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन। इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बताना है। इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को मतलब पता है तो इन सभी अभिक्रियाओं में बता सकते हैं कौन सा सही होगा। आप लोग कृपया करके इसमें ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसका ये ऑप्शन सही होगा, बिना बुझा हुआ चूना और जल की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो संयोजन अभिक्रिया होती है। CaO प्लस H2O जब मिलते हैं तो यह संयोजन करके मतलब मिल जाते हैं। तो Ca देखिए इधर का CaO और संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, यदि आप लोगों को पता है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं दो होती हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग इसको 2 कर देंगे और यहाँ पे जब 2 करेंगे तो Ca और यहाँ पर 2Ca, ए वाला ऑप्शन O और यहाँ का एक, यहाँ का 2O, CaO। इसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है यार ये, लेकिन ये ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया सही होगा। एक सेकेंड, इसको मैं अभी देख कर बताता हूँ। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया में CaO प्लस H2O जब अभिक्रिया करेगा, मैं सही जा रहा था फिर भी मतलब गलती हो जाती है। और एक सेकेंड,
एक सेकेंड फिर से करते हैं। इधर देखते हैं, ए वाला ऑप्शन होगा CaO प्लस H2O। जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको तो आप लोग यहाँ पे लिखा ही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये H2O जो है, H2O में एक क्या अभिक्रिया करके क्या बनेगा Ca, और इसको कर देंगे हम लोग OH का होल ट्वाइस। देखिए एच भी 2 हो जाएगा और ओ भी 2 हो जाएगा, मतलब अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलन हो जाएगी, संतुलित की अवस्था में आ जाएगी। याद रखिएगा, ये जब संतुलित अभिक्रिया होगी तभी यह अभिक्रिया सही हो जाएगी। और यह देखिए, यह ए पार्ट और बी पार्ट मिलके क्या बना रहा है, सी पार्ट बना रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं संयोग कर रहा है। आगे देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है इसके बारे में बताना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माशोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी और वियोजन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। और ये नहीं कि ये सवाल सरल हैं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूरे भर भर के पेपरों में पूछे जाते हैं और ऐसे ही पेपर आते हैं। तो बताइए कि इसका कौन सा अभिक्रिया सही होगा। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण जो होता है, शोषण करने पर हमें किस चीज़ का महसूस होता है, तो हमें गर्मी महसूस होती है। और यह ऊष्मा, गर्मी का मतलब होता है कि जब बॉडी में शोषण होता है तो यह बॉडी गर्म हो जाती है और इसको गर्मी का महसूस होता है। तो ऊष्माक्षेपी एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा को बाहर निकालती है, और ऊष्माशोषी एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा को अंदर लेती है। संयोजन अभिक्रिया में भी आप लोग देखें हैं पीछे, ए और बी क्या होता है, मिल के सी बनाते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ए बी इस तरह से है तो दोनों बिखर कर ए और बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग बन जाएंगे। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में अवक्षेप बनने को दर्शाने के लिए किसका प्रतिरोध, किसी अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनते हैं, जैसे अवक्षेप जो बनता है उसको दर्शाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि जो हम लोग अप एरो देखिए, अप एरो का मतलब इस तरह से, लेफ्ट एरो इस तरह से, राइट एरो पॉन्स इस तरह से, राइट, और डाउन एरो। तो देखिए अवक्षेप जो होता है ए क्यू से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, ए क्यू से, और ए क्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से नीचे के लिए तीर, अवक्षेप का मतलब नीचे बैठ जाता है, यह कहीं ना कहीं नीचे बैठने का काम करता है। और यह जब नीचे बैठ जाता है तो इसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, अभिक्रिया के बाद यह बनता है। आगे देखिए, CaO, और यह इस लाइन का मतलब है कि यह एक तीर है, मतलब उसमें देखिए टाइपिंग में क्या होता है कि बन नहीं पाता है। तो इसको मैं इस तरह से, ए लाइन है, ए मान लीजिए कि अभिक्रिया कर रहा है CaO और फिर CaO और फिर CO2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है इसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन है संयोजन, उसमें वियोजन, और ये तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, और चौथा ऑप्शन है रिडॉक्स। तो उसमें विभाजन इसका होगा, इसका ऑप्शन जो होगा उसमें विभाजन आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से होने वाले वियोजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन इसमें जो दिया है, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, संयोजन अपघटन। विद्युत द्वारा हो रहा है तो जायज सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत अपघटन। याद रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन अगर मैं तेजी से बता रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर अपने मन से सोच लिया कीजिए, और इसको थोड़ा सा तेजी से ही करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ बनाते हैं वह कहलाती है। मतलब कौन सी अभिक्रिया है जिसमें 2 पदार्थ ए और बी इस तरह से मिलके एक
अलग से पदार्थ सी बनाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं, तो वह कौन सी अभिक्रिया होती है, इसके बारे में बताना है कि वह कौन सी अभिक्रिया होगी। तो इसी में से अभिक्रिया होगी संयोजन, वियोजन, विस्थापन और रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वह क्या होती है कि दोनों तरफ होती है और बराबर होती है। विस्थापन एक होता है उत्क्रमणीय। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, क्षार और अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं तो इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि ए और बी इस तरह से, ए बी इस तरह से होता है और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसमें वियोजन हो जाएगा। विस्थापन में क्या होगा कि मान लीजिए कि ए और बी इस तरह से एक अलग पदार्थ है, सी और डी एक अलग पदार्थ है, तो क्या करेगा कि ए डी के यहाँ पहुँच जाएगा, तो यानी ए सी प्लस बी डी इस तरह से बन जाएगा। ए सी के यहाँ पहुँच जाएगा और बी डी के यहाँ पहुँच जाएगा, डी आगे और बी पीछे, इस तरह से हो जाएगा वियोजन। और संयोजन में क्या होता है कि ए और बी मिलकर तीसरी चीज बना देते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया इसका सही होगा। वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, तो यह होगा संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा। और अक्सर करके सवाल पूछता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सरल सवाल हैं, देखने में तो सरल लगेंगे लेकिन परीक्षाओं में गलत करने की उम्मीद रहती है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को अपने मन में पहले सोच लिया कीजिए कि कौन सा सही होगा, फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे मिला लिया कीजिए। तो देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसको तो बहुत लोग मार सकते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, चूना कब बुझेगा, जब उसमें पानी मिला देंगे। जब उसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, यानी जिस चूने में पानी मिल जाएगा उसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलेंगे। और बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है Ca फिर OH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उष्मा शोषी अभिक्रिया हम बताए हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया, मान लीजिए कि यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है, तो यह अलग अलग से उष्मा को सोखने का काम करेगी, इसी से याद रखिएगा। तो उष्मा उत्पन्न करती है, यह गलत हो जाएगा। यह हाइड्रोजन मुक्त करती है, उष्मा अवशोषित करती है, यही वाला सही होगा, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। और ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अगर पूछ देता है तो कभी कभी दिमाग चक्कर खा के हम लोग गलत कर देते हैं। जब लोहे की कील को कैल्शियम सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग बदल जाता है। किस रंग में बदल जाता है, इसको आप लोगों को बताना है कि किस रंग में बदल जाता है। ऑप्शन है पीला, बैगनी, हरा और रंगीन। तो मेरे ख्याल से कि इसका ऑप्शन पीला, बैगनी, हरा और रंगीन में से हरा कलर होगा, क्योंकि जब यह कैल्शियम सल्फेट जब लोहे से अभिक्रिया करता है तो यह हरा रंग देता है। याद रखिएगा, यह NCERT के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो आसान लगेंगे लेकिन आप लोगों के दिमाग से खेल जाने का काम करते हैं परीक्षाओं में। यह आप लोग याद रखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया के लिए क्या शर्त होती है, पूछ रहा है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है या pH मान परिवर्तन हो जाता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व में होता है। विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, तो यह अधिक अभिक्रियाशील तत्व में यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को रिप्लेस कर देते हैं, यानी हटा देने का काम करते हैं। तो यह होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व, जैसे मान लीजिए A और B है, इस AB है और फिर CD है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से बताते हैं। एक सेकेंड, देखिए क्या होता है कि A और B इस तरह से, C और D जब अभिक्रिया करते हैं तो यह ए क्या करता है कि सी को हटा देता है, और ए जब सी को हटाएगा तो यानी ए की अभिक्रियाशीलता जो होती है सी से अधिक होती है। ए की अभिक्रियाशीलता सी से अधिक होगी, याद रखिएगा।
तभी यह इसको हटाएगा। मान लीजिए कि जब आप आपसे कोई ताकतवर अधिक ताकतवर होगा तभी तो आपको हटाएगा वहां से। अगर आप उससे ताकतवर हैं तो आप उसको हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है इसको बताना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, तत्वों का आदान प्रदान। इसके बारे में आप लोग सोचिए और इसके बारे में अपने मन में पहले सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। और इसका आंसर जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान। द्विविस्थापन जब होता है तो इसमें क्या होते हैं कि आयन इधर उधर होते हैं, इस तरह से द्विविस्थापन होता है। ABCD इस तरह से CB, तो इधर उधर जब होंगे दोनों तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप अवक्षेप बनता है कहलाती है। मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप बनता है, तो उसको क्या कहते हैं। मतलब जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। आगे देखते हैं कि उपचयन में क्या होता है। उपचयन में क्या होता है। उपचयन में क्या होता है इसका जो इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो इसके ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी B वाला सही होगा। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, एक में ऑक्सीजन हट जाता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन जो होता है हट जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन देखिए आ गया। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है यह पूछ रहा है कि मतलब अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, ये पूछ देता है और लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है कि दो अभिक्रियाएं होती हैं, अपचयन और उपचयन। ऑक्सीकरण इसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से आप लोग समझिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन में ऑक्सीजन घट जाएगा। और इसमें क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसमें हाइड्रोजन घट जाएगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, इसको बताना है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। अपचयन, संयोजन, संक्षारण और वियोजन, यह ऑप्शन है। इनमें से बताना है कि लोहे पर जंग लगना किस चीज का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, संक्षारण। देखिए संक्षारण का मतलब होता है कि धातु का खराब होना। कोई भी धातु खराब जब होती है, खराब होना, कोई भी धातु जब खराब होती है तो हम लोग बोलते हैं कि धातु का संक्षारण हो रहा है। यानी देखते हैं कि आप लोग जब लोहे की पटरियां इस तरह से किनारे पटरी के किनारे लोहा फेंक दिया जाता है तो उस लोहे में धीरे धीरे जंग लगते लगते वो लोहा खराब हो जाता है। आगे देखिए कि विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी का क्या कारण होता है। मतलब विकृत गंधिता के बारे में आप लोग सुने होंगे और जानते भी होंगे। विकृत गंधिता उसे कहते हैं जैसे कोई भी चीज हो वह खराब कब होती है, जैसे सड़ जाना, सड़न जिसमें होती है उसको हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है और कैसे होता है, यह किस चीज में काम करता है। ऑप्शन है नमी, वसा और तेल के अपचयन से, जीवाणुओं में वृद्धि के कारण, तापमान में कमी के कारण। ये चारों ऑप्शन है और इसमें बताना है कि कौन सा विकृत गंधिता का कारण है। मतलब जब तेल और वसा का उपचयन होता है तो यह विकृत गंधिता होती है। अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरकर विकृत गंधिता को रोका जाता है। विकृत गंधिता का मतलब कि कोई भी चीज को खराब होने से रोकना। किसी भी चीज को हम लोग खराब होने से कैसे रोक सकते हैं, वह चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ये बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन
नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन क्या होती है कि जलाने का काम करती है, जलाने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्या करती है, बुझाने में सहायक होती है। नाइट्रोजन जो होती है किसी चीज़ को जल्दी जलने नहीं देती है। और आर्गन क्या होती है कि एक अक्रिय गैस होती है, याद रखिएगा, अक्रिय गैस होती है आर्गन। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, आर्गन, नियान, इस तरह से। नियान नहीं होगा, हीलियम, आर्गन, और क्या होता है, हीलियम के अलावा देखिए एक और होता है तथ्य कि हीलियम जो होता है, हीलियम के अलावा जो अगर अक्रिय गैस होते हैं इसी के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बाकी जो भी अक्रिय गैसें होती हैं उनके मतलब उनके जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो और होते हैं, नियान होता है, आर्गन और क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान होता है। नियान नियान आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडान, जेनान, ये सब अक्रिय गैसें होती हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए कि उस पदार्थ का नाम क्या है जो उपचयन को धीमा या रोक देता है। मतलब वो कौन सा पदार्थ है जो उपचयन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अपचयन और उपचयन के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि अपचयन और उपचयन क्या होता है। उपचयन और अपचयन में इसमें क्या रोकता है क्या नहीं रोकता है, तो उसका ऑप्शन बताना है। इसको बोलते हैं एक्सी ऑक्सीडेंट। उपचयन हम लोग ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं उपचयन। और क्या होता है कि यह प्रतिऑक्सीकारक जो होते हैं, मतलब जो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि उपचयन को रोक देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है नाइट्रोजन, मतलब किसी भी आप लोग चिप्स के पैकेट में देखते हैं नाइट्रोजन भर दिया जाता है और इस तरह से फूल जाता है, और उसमें फूले हुए चिप्स में थोड़ी सी चिप्स रहती है, फिर भी वह मतलब जल्दी खराब नहीं होती है। उसको बचाने के लिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यह पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जरूर आते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लीजिए, और अगर आप लोग हल्के में लेंगे तो आप लोग भी हल्के में जाएंगे बोरा के भाव कस के। तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, लोहे का जंग। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जो मान लीजिए कि ए से ए मतलब ए पदार्थ है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया बन जा रही, तो यह फिर दोबारा ए नहीं बनेगा, या बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, दूसरा चीज बन जाएगा, लेकिन ए नहीं बनेगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जैसे कि जब एक ही पदार्थ मतलब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित जब हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन जब उसमें होता है, तो वो दोबारा वही चीज नहीं बन सकती। जैसे मोमबत्ती जब जल जाएगी तो वो दोबारा मोमबत्ती नहीं बनेगी, लेकिन मोमबत्ती पिघलेगी तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना क्या है, याद रखिएगा। मोमबत्ती का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह एक भौतिक अभिक्रिया है, याद रखिएगा, यह एक भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो एक बार जल मतलब कोई भी चीज मतलब खराब हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी। बर्फ का पिघलना और दूध से दही बनना। देखिए दूध से एक बार दही बन जाएगा, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बनेगा। लोहे पर जंग लगना, एक लोहे में जंग लग जाती है तो वही लोहा फिर दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। आगे देखते हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहा पर जंग डाल देता है तो कौन सी गैस निकलती है। मतलब लोहा पर डाला जाता है, देखिए क्या होता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक जो होता है उसमें जो जब लोहे पर डालते हैं तो लोहा पर डालते हैं तो क्या होता है, मतलब कौन सी गैस निकलती है इसके बारे में पूछ रहा है। और इसका ऑप्शन जो होगा हाइड्रोजन गैस होगा। मतलब जब किसी भी अम्ल को एसिड को हम लोग फेरी के मतलब धातु पर डालते हैं तो क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। याद रखिएगा, आर्गन AgBr मतलब इसको हम लोग बोलते हैं
क्या बोलते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड किस रंग के होते हैं जो प्रकाश अपघटन में धूसर में टूट जाते हैं। मतलब क्या होता है ना कि AgBr को अगर आप लोग प्रकाश में रख देंगे तो यह खराब होने लगता है और वह एक दूसरे रंग में बदल जाता है। याद रखिएगा, AgBr क्या होता है कि किस रंग में टूट जाता है। अगर आप लोग सिल्वर ब्रोमाइड, इसका आप लोग ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं कि संतुलित समीकरण ये दिया है। यहाँ से क्या होता है कि FeS2O, यहाँ से ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन अगर सही है तो इसका भी आप लोग एक काम करिए कि यह मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है और यह टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर तीर उर कुछ बनाया नहीं है, जो तीर बनती है उसमें तीर बनाया ही नहीं गया है। आगे देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग इसको भूल ही जाइए। समीकरण इसमें देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे तीर होनी चाहिए, यहाँ पे तीर होनी चाहिए, यहाँ से इस तरह से तीर होगा तभी यह रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन दिया है संयोजन, विस्थापन, वियोजन, द्विविस्थापन। इसमें जो दिया है कौन सा अभिक्रिया होगा इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए वियोजन अभिक्रिया में हम आप लोग को बताए हैं AB इस तरह से टूट के क्या होगा कि A अलग और B अलग बन जाएगा। यानी जब वियोजन अभिक्रिया होगी तो AB देखिए यहाँ से एक एक पदार्थ है और यही टूट के इसमें बन रहा है, तो क्या होगा, यह वियोजन अभिक्रिया में जाएगा। याद रखिएगा, बहुत आसान होता है केमिस्ट्री को पढ़ना और देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं मुझको लग रहा है कि इसका भी विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसमें देखिए Fe2O3 इस तरह से लिखा गया है। यहाँ से देखिए इस तरह से होगा Fe2O3 प्लस 2Al 2Al O3 2Al A अलग हो जाएगा, Al बराबर इस तरह से हो जाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। देखिए क्या हो रहा है, यह कहीं ना कहीं अभिक्रिया 2Le यह मतलब इधर उधर हो रहा है दोनों। तो इसमें Al अलग है, इसमें Al अलग है, तो यह O के साथ जुड़ जा रहा है और ये Fe को अलग कर दे रहा है। तो क्या होता है कि इसमें जो अब कौन सी अभिक्रिया होगी, तो इस अभिक्रिया में आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया। इसमें देखिए कहीं ना कहीं विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, विस्थापित कर रहा है एक दूसरे को, तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचायक ऑक्सीडेंस एक्सीडेंट एजेंट क्या होते हैं। अवश्य उपचायित होता है, स्वयं उपचायित होता है, स्वयं अपचयित होता है और यह ऑक्सीजन छोड़ता है और हाइड्रोजन लेता है। ये 4 ऑप्शन है और इसमें बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इसमें बताना है। तो यह स्वयं उपचयित होते हैं, ये वाला ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं कि जब सफेदी के बाद दीवार चमक आती है तो यह किस यौगिक के बनने के कारण होता है। देखिए दीवार में कुछ चमकना, जब हम लोग कोई दीवार होती है उसको हम लोग चूना से पेंट कर देते हैं तो वह थोड़ी देर बाद चमकती है, मतलब 1-2 दिन 3 दिन बाद चमकती है। तो किस कारण से चमकती है उसके बारे में पूछ रहा है। कौन सा ऐसा मतलब तत्व यौगिक होता है जिसके कारण चमकती है, तो यह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चमकती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी देखेंगे तो माइंड उतना ही तेज चलेगा और परीक्षा में उतना ही तेज। कौन सी अभिक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, वियोजन, दहन, विद्युत और अपक्षेपण। यह अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब हमेशा ऊष्मा को अलग करेगी, तो यह दहन अभिक्रिया होगी, इसका सही ऑप्शन।
आगे देखते हैं कि उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें अभिकारक केवल एक ही उत्पाद में टूटता है। मतलब अभिकारक केवल एक ही उत्पाद में टूट जाएगा। वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक केवल एक ही मतलब उसमें टूट जाएगा, मतलब एक ही बार टूटेगा और दोबारा नहीं टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया होती हैं। ए बी इस तरह से अभिकारक होता है और यह टूट जाता है, टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं टूटता है। अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। मतलब कौन सी अभिक्रिया है जिसमें यह सब काम होता है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया में ही ऐसा होता है। आगे देखिए कि वह किस विस्थापन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। हम लोग पीछे बताए हैं कि मतलब कौन सी अभिक्रिया है जो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग को बताना है कि जब लगभग सभी विस्थापन रेडॉक्स होते हैं, जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं इस तरह से ए बी और इधर से मतलब बी ए बन जाता है, दूसरा इधर उधर हो जाता है, बस इधर उधर विस्थापित होता है। एक तत्व इधर से उधर जाता है, मतलब दोनों। तो जब सभी विस्थापन होंगे तो क्या होता है, इसमें ही रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, मतलब अलग से नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अभिकारक और उत्पादक की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए AQ का अर्थ क्या है। AQ का अर्थ क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। AQ किसको बोलते हैं, AQ क्या होता है। AQ जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताना है। AQ क्या है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और आप लोग जरूर बताइएगा कि AQ क्या होता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि FeSO4 को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला भूरे रंग का उत्पाद कौन, मतलब क्या होता है। इसको जब हम लोग FeSO4 को हम लोग जब गर्म करेंगे तो यह कौन सा मतलब पदार्थ प्राप्त होता है, तो ये ए वाला प्राप्त होता है, Fe2O3। यह कहीं ना कहीं जंग जैसा होता है, जंग ही होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है Cu को अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, मतलब कापर से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। कापर से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है इसको बताना है। तो कापर से अधिक अभिक्रियाशील इसमें क्या होता है कि लोहा होता है। आगे देखते हैं कि जब लेड को गर्म किया जाता है तो कौन सी भूरी गैस निकलती है। जब लेड को गर्म किया जाता है तो यह कौन सी गैस निकलती है, इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। यहाँ से इस तरह से होगा और मुझको ये लगता है कि नहीं, ये गलत है यार। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO 3 पीबी पीबी इस तरह से NO3 यहाँ पे 2, ये होता है लेड नाइट्रेट। और यहाँ पे पूछता है कि इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का लक्षण क्या है, तो रंग परिवर्तन गैस का लक्षण नहीं है। देखिए, लक्षण नहीं है गैस का निकलना, द्रव्यमान में कमी, तापमान में परिवर्तन, ये सब लक्षण में इसमें से 3 ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते हैं। और एक जो है नहीं होता है, तो यह सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा कि द्रव्यमान की कमी। द्रव्यमान में कमी नहीं होती। देखिए, अगर ए और बी इस तरह से अभिक्रिया करते हैं तो इधर जो उत्पाद बनता है, जैसे सी बन रहा है, तो इसका भार, इसका द्रव्यमान और इन दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। आगे देखिए, संक्षारण को रोकने के लिए
रोकने का एक तरीका नहीं है। पेंटिंग अगर करेंगे तो क्या लोहे पर जंग नहीं लगेगा? संक्षारण का मतलब जंग लगना। तेल लगा देंगे तो जंग नहीं लगेगा। यशद लेपन यानी गेलेवेनाइजिंग मतलब जिंक की परत, जेड एन की परत अगर आप लोग चढ़ा देंगे तो क्या संक्षारण नहीं होगा? ये तो मतलब ये तो नहीं होगा। लेकिन क्या करेंगे जब आप लोग उसको जला देंगे ना, तो यह संक्षारण, जलाना किसी चीज को, आप लोग लोहे को जलाएंगे फिर भी उस पर जंग लगती है। याद रखिएगा, संक्षारण रोकने का एक तरीका नहीं है। विकृत गंधिता को बचाने के लिए अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता को बचाने के लिए वसा युक्त खाद्य पदार्थों को किस में रखा जाता है? तो याद रखिएगा, ये सब पूछता है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को किस में रखा जाता है, मतलब जिसमें वसा होती है, आयल वाले जो मतलब पदार्थ होते हैं उसको किस में रखा जाता है। और मतलब खुली हवा में रख देंगे तो क्या तेल वाले खाने वाले पदार्थ खराब नहीं होंगे? वायुरोधी बर्तन में, गर्म जगह पर, धूप जगह में। वायुरोधी बर्तन मेरे ख्याल से हो सकता है कि इसका सही आंसर होगा, मतलब जिसमें हवा नहीं आ जा सकती है उसको हम लोग वायुरोधी बोलते हैं, और जब हवा नहीं आएगी जाएगी तो खराब नहीं होगा। अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो अपचायक का बोलते हैं? अपचायक हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और कैसे काम करता है? तो ऑप्शन है, जो ऑक्सीजन O2 देता है, मतलब जो ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, जो स्वयं अपचायित होता है, जो उपचायित होता है, जो ऑक्सीजन लेता है, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, जो स्वयं उपचयित होता है मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जिसका स्वयं मतलब रिडक्शन होता है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप में वृद्धि हो रही है तो अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, जब ताप में अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के ताप में वृद्धि होगी तो हम लोग बोलेंगे उष्मा छेपी, उष्मा छेपी बोलेंगे, उष्मा छेपी ये वाला सही होगा, उष्मा शोषी नहीं, उष्मा छेपी बी वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि, अगला क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो इसी के साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल का नाम है, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।